नमस्कार, क्राइम रिपोर्टर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण गोयल। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सूचना का अधिकार की जानकारी को लेकर पत्रकारों का सेमिनार संपन्न। सुप्रसिद्ध आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया पत्रकारों को संबोधित। सुप्रसिद्ध आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज पत्रकारिता कोष के संपादक आफताब आलम एवं उनके सहयोगियों द्वारा क्राइम रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यालय में पत्रकारों के लिए सूचना का अधिकार विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। जैसे बिहार में कोई ऐसा न रह जाए जिसे सूचना के अधिकार के विषय के बारे में कुछ न पता हो, इसीलिए शिक्षा का कार्यक्रम यहाँ से शुरू हुआ है। मैं अनिल गलगली जी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया मंच पे आए। जिसमें बड़ी तादाद में पत्रकारों ने शिरकत की। अनिल गलगली ने उपस्थित पत्रकारों को आरटीआई से संबंधित गहन और तकनीकी जानकारी से अवगत कराते हुए इस अधिकार का प्रयोग राष्ट्र हित में करने की सलाह दी। वो सरकार ने हमें राइट टू सर्विस एक्ट दिया है, सरकार ने हमें सिटीजन चार्टर दिया है, मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन के अलावा, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको जानकारी देने वाला एक मंच है। आप उस पर कार्रवाई करने का कोई भी अधिकार उस अधिकारी को फिलहाल नहीं है, जबकि सुमोटो ले सकता है। क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो गलतफहमी लोगों के मन में आ गई है कि हमने आरटीआई की अर्जी की तो हमारा काम होना चाहिए, एक बात गलत है। क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ जानकारी देने का ही प्रावधान है। आपको जानकारी देगा तो जानकारी का इस्तेमाल कैसे करते हो वो आप पर आगे डिपेंड है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन की तुलना में राइट टू सर्विस एक्ट, सिटीजन चार्टर, क्योंकि ये भी बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे शहरों में जैसे नाला सोपारा हुआ, वसई हुआ, विरार हुआ, मुंबई में लोग जागरूक है। मुंबई में लोगों की जागरूकता की वजह से अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर भी डरते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में नाला सोपारा जैसे एक शहर में भी अगर इस तरह की आप प्रयोग करते हो तो निश्चित तौर पर अधिकारियों पर नियंत्रण रहेगा। जब भी आप किसी चीज़ के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन की मांग करते हो, उसके पहले आपने उस डिपार्टमेंट में कोई चिट्ठी लिखी हो या आपने कोई किसी काम को लेकर शिकायत की हो, अगर आपको उस शिकायत का जवाब नहीं मिलता है 30 दिनों के भीतर, या उस चिट्ठी पर कोई कार्रवाई 30 दिनों के भीतर नहीं होती है, तो राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आप उसके वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत कर सकते हो कि हमने चिट्ठी आपको लिखी थी इस तारीख को, 30 महीने होने के बाद भी हमें इस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला, ना उस पर कोई प्रकार की कार्रवाई हुई। तो राइट टू सर्विस एक्ट जो अलग अलग उसमें अमेंडमेंट है, आप अगर गूगल में जाएंगे तो राइट टू सर्विस एक्ट को लेकर इंग्लिश में भी जीआर उपलब्ध है, मराठी में भी जीआर उपलब्ध है, और जो अलग अलग जो डिपार्टमेंट की जो साइट है उसमें सिटीजन चार्टर पहले से ही मुहैया कराया गया है। अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो आप चिट्ठी लिखते हैं तो 7 दिन के भीतर उस चिट्ठी को उन्हें उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। 30 दिनों के भीतर उस चिट्ठी पर कार्रवाई करके एक्शन लेना पड़ता है या आपको जवाब देना पड़ता है, और 3 महीने के भीतर उस फाइल का निपटान करने की जरूरत है, जो राइट टू सर्विस एक्ट और सिटीजन चार्टर में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया गया है। बहुत दुर्भाग्य से किसी को इस जीआर की, इस नए कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से हम नगर सेवक के पास जाते हैं, एमएलए के पास जाते हैं, वो कहता है कि रुकिए मैं बात करता हूँ, मैं चिट्ठी देता हूँ, मेरी चिट्ठी लिखने के बाद ही काम होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रशासन ने जो नए नए नियम बनाए हैं, जो नए नए जीआर बनाए हैं, वो हर एक नागरिक को नगर सेवक भी बना सकते हैं, एमएलए का भी काम वो करवा सकता है और एमपी का भी काम करवा सकता है, बशर्ते उसे हर एक कानून की जानकारी होनी चाहिए। सरकार जो नए नए जीआर लाती है, क्योंकि हर एक जीआर, जिस दिन जीआर जारी होता है तो शाम के 6 बजे के भीतर वो सरकारी वेबसाइट पर उसे अपलोड करने की नई परंपरा शुरू हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल प्ले है, आपके पास गूगल के जरिए आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट की साइट ओपन कर सकते हो। अगर आपको वसई विरार से जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहिए, कोई नए जीआर की आवश्यकता है, वो भी आपको साइट पर उपलब्ध है। थोड़ा आपको सर्च करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर बार हम कितनी बार उन नगर सेवक के दरवाजे में जाएंगे जिनको चुनकर हमने दिया है, जो चुनाव के वक्त हमारे दरवाजे पर आए थे, वो हर बार नागरिक हो या कोई भी व्यक्ति हो, हर बार उनके 10 दरवाजे जाता है और वो समय वो दे नहीं पाता है। तो हर एक नागरिक को सक्षम बनाने का जो अलग अलग अधिकार, राइट टू सर्विस एक्ट हो, सिटीजन चार्टर हो या राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हो, हर एक कानून में हर एक व्यक्ति को मजबूत करने का एक अधिकार दिया हुआ है। बशर्ते आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। शुरुआत में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लोग आपको जवाब नहीं देंगे, लेकिन जब पता चलेगा कि ये व्यक्ति राइट टू इन्फॉर्मेशन भी जानता है, राइट टू सर्विस एक्ट भी जानता है, सिटीजन चार्टर भी जानता है, तो उस अधिकारी जब आपकी चिट्ठी जाएगी उसके ऑफिस में, तुरंत चिट्ठी पर कार्रवाई होगी,
तुरंत आपको फोन आएगा और वो अधिकारी 15 से 1 महीने के भीतर आपसे संपर्क खुद ब खुद करेगा कि भाई साहब आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कुछ होगा तो आप हमें बताइए, और डायरेक्ट चिट्ठी मत लिखिए। फिर सरकार का जो अधिकारी होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का जो अधिकारी होता है, वो आपके मौखिक बातों से नहीं डरता है। अगर आपने चिट्ठी लिखी, अगर आपने लिखित तौर पर पत्रव्यवहार शुरू किया, आपने लिखित तौर पर अपनी बात करना शुरू किया, तो अधिकारी आपसे डरेगा। वो आपके चेहरे से नहीं डरेगा, आपके नाम से नहीं डरेगा, आपके अखबार से नहीं डरेगा, वो डरेगा आपकी चिट्ठी से। फिर जब लिखित तौर पर इस तरह के मांग होती है या इस तरह की शिकायत होती है, तो उस अधिकारी की जांच होती है। उस अधिकारी को अलग अलग जांच का सामना करना पड़ता है, और कई बार वो जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उसके रिकॉर्ड में भी उसकी कहीं ना कहीं तो उस रिकॉर्ड में उसे उसके खुद के जो उसका जो पूरा साल का रिकॉर्ड होता है उसमें सीआर में उसे उसका उल्लेख करना पड़ता है। तो अधिकारी जो है, पुलिस का हो या सरकार का हो या महानगर पालिका का अधिकारी हो, वो सिर्फ डरते हैं अपने सीआर से, कोई मेरा सीआर खराब न करे। तो एक बार उसका सीआर खराब हो गया तो उसे प्रमोशन में दिक्कत होती है, उसे ट्रांसफर में दिक्कत होती है, उसे अपने कोई भी काम करने में इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो दिक्कत उन्होंने हमें दी है। तो मेरा तो यही मानना है कि हर एक व्यक्ति को चिट्ठी लिखनी चाहिए, हर एक समस्याओं को लेकर पत्राचार करना चाहिए, और उस पत्राचार का जवाब नहीं मिलता है तो उसे वापस रिमाइंडर डाल के, या तो रिमाइंडर से भी काम नहीं होता है तो राइट टू सर्विस एक्ट में जो धारा 20C एक उसमें उल्लेख किया गया है, महानगर पालिका, जैसे मुंबई महानगर पालिका के लिए अलग अलग धाराएं हैं, और आपकी जो अलग अलग जो नगर पालिका है या छोटी छोटी जो महानगर पालिका है, वो अगर आप उसके साइट में जाएंगे तो उसमें अलग अलग प्रोविज़न पहले से ही उन्होंने दर्ज कर दिए हैं। सिर्फ आपको उसे पढ़ना है, उस पर अध्ययन करना है, और उसके बाद आप फॉलो करते हो तो निश्चित तौर पर वसई हो, विरार हो, पालघर हो, एक नगर सेवक से भी पावरफुल एक साधारण व्यक्ति भी इस तरह के कानून से बन सकता है, क्योंकि उन्हें डर लगेगा कि यह व्यक्ति एक नगर सेवक से भी ज़्यादा जानता है, उसे सब हर एक कानून की जानकारी है। तो मेरा तो मानना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से तुलना में राइट टू सर्विस एक्ट और सिटीजन चार्टर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप रोज़मर्रा के जीवन में, चाहे वो कचरे की समस्या हो या अपना नाला भरा हुआ हो, या जब हम रेलवे स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर ATM की मशीन नहीं चल रही है, क्योंकि दुर्भाग्य से ये चीज़ें होती है कि जब भी इस तरह की शिकायतें या इस तरह की जब बातें सामने आती है तो हम हमारा समय नहीं निकालते, हम चाहते हैं कि दूसरा कोई व्यक्ति शिकायत करे। जब भी आपको इस तरह की चीज़ें दिखती है तुरंत उसे वहाँ पर आप शिकायत कीजिए। रेलवे में तो अच्छी सिस्टम उन्होंने बनाई है, आप एक SMS के जरिए भी उस शिकायत को दर्ज कर सकते हो। GM और DRM के भी ट्विटर अकाउंट खुले गए हैं, आप उस पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हो, आप फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा भी मैं दिल्ली में हाल ही में गया था, दिल्ली में जब मैं जाने के बाद सुबह जब मैं नाश्ता करने कैंटीन में गया तो कैंटीन में चारों ओर वो व्यवस्था थी, सफाई नहीं थी, तो तुरंत मैंने फ़ोटो क्लिक करके हमने वहाँ के DRM और GM को ट्वीट कर दिया कि किस तरह से कैंटीन आपकी रेलवे की है और कितनी बदहाली स्थिति में है। आपको बता रहा हूँ कि 15 मिनट के बाद ट्वीट करने के बाद मैं वही खड़ा था, 15 मिनट के बाद सफाई वाले आए, उन्होंने सफाई की और पूरे मामले की जांच हुई, और शाम तक मुझे 12 अलग अलग डिपार्टमेंट ने रिप्लाई दिए ट्विटर पर कि आपकी कंप्लेंट हमने दर्ज की है, आपकी कंप्लेंट पर हमने एक्शन लिया है, हम उस अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेंगे। यानी आप थोड़ा सा समय निकाल कर, थोड़ा सा अगर आपने अपना माइंड का यूज़ करके अगर इस तरह की छोटी छोटी शिकायतें की तो उससे आपको भी लाभ होगा, और जो आपके जो यात्री है या जो समाज में रहने वाले लोगों को भी लाभ हो सकता है। इसलिए आपको अलग अलग, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो एक कागज़ का एक टुकड़ा है, आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन डाली, आपको रिप्लाई आया, और अभी सरकार ने जो ट्विटर, फेसबुक, जो अलग अलग सोशल साइट पर जो हमें एक नया मंच उपलब्ध करा के दिया है, उसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए। भले ही कई बार आपका काम होता नहीं है, पर कहीं ना कहीं तो शिकायत का जो एक जायज़ा या उसकी एक रिव्यू बड़े लेवल पर होती है। जैसे मुंबई में जब हम किसी भी तरह की शिकायत करते हैं रेलवे के पास, तो जब उस शिकायत का निपटान नहीं होता है तो हर हफ्ते में GM के पास कितनी शिकायतें आई, कितनी शिकायत का निपटान हुआ, कितनी शिकायतें पेंडिंग है, पर पेंडिंग है तो क्यों है, इस तरह का रिव्यू खुद जनरल मैनेजर ऑफ सेंट्रल रेलवे लेते हैं, वेस्टर्न में जनरल मैनेजर ऑफ वेस्टर्न रेलवे भी लेते हैं। अरे कहीं ना कहीं तो हमें अलग अलग जो तकनीक या अलग अलग जो सेवाएं सरकार ने शुरू की है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आप अपने साथ जो समाज में रहने वाले लोग हैं या जो दूसरे जो यात्री हैं उन्हें भी हम लाभ पहुंचा सकते हैं। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी ने, क्योंकि अभी हाल ही में जब हम मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ तो वहाँ पर लोगों का यही एक शिकायत होती है कि लोग इलीगल कंडीशन की शिकायत करते हैं, RTI का गलत इस्तेमाल करते हैं, पैसे कमाने के लिए RTI का इस्तेमाल करते हैं।
देखिए हम लोग भी इलीगल कंडीशन के खिलाफ शिकायत करते हैं, मगर हम किसी व्यक्ति के नहीं, हम बड़े लोग जो बड़े नामी होते हैं उनके खिलाफ हम इसका उपयोग करते हैं। मुकेश अंबानी ने जब अपनी बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद उन्होंने जो फुटपाथ था बाहर का, उसे इंक्रोचमेंट करने का काम किया। हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन से सारी जानकारी इकट्ठा की, उसे महानगर पालिका ने नोटिस जारी की थी, मगर किसी भी तरह की उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि मुकेश अंबानी बड़ा नाम था। कोई भी सरकार हो, मुकेश अंबानी के अवैध निर्माण पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा था। हमने 4 साल फॉलोअप किया राइट टू इन्फॉर्मेशन के बाद, मीडिया में खबरें आई, असेंबली में उस पर आवाज़ें उठी, और 4 साल के बाद सरकार ने खुद मुकेश अंबानी को कहा कि आप उस इलीगल फुटपाथ को तोड़ते हो जो आपने इंक्रोच किया कि हम तोड़े। मुकेश अंबानी ने खुद जाके उस फुटपाथ को तोड़ने का काम किया। क्योंकि जब भी हम इस तरह की शिकायत करते हैं तो हमारा एक ही ये होता है कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती। शिकायत की जो ग्रेविटी होती है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर किसी छोटे व्यक्ति के फुटपाथ पर उसने कुछ बनाया हुआ है वो भी हटना चाहिए, मगर शिकायत की भी ग्रेविटी होती है। मुकेश अंबानी जैसे व्यक्ति का भी जो निर्माण था 4 साल के बाद उसे तोड़ना पड़ा, वो भी सरकार ने उसे तोड़ने के लिए मजबूर किया। यानी आप राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और जो अलग अलग जो एक्ट का इस्तेमाल करके हम इस तरीके की जानकारी इकट्ठा करते हैं तो कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं होता है। डॉक्टर सत्यपाल सिंह, आपने उनका नाम सुना होगा कि मुंबई के बहुत बड़े कमिश्नर थे और अभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। जब उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद वो चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद जब हम कलेक्टर ऑफिस में हेमा मालिनी के मामले में मैं जब फॉलोअप कर रहा था तो हमें पता चला कि डॉक्टर सत्यपाल सिंह पर भी कई सारे पैसे पेंडिंग हैं। तो हमने वो चीज़ RTA से निकाली, और RTA से जब जानकारी निकालने के बाद पता चला कि इन्होंने ये पैसे नहीं भरे हैं। फिर हमने इलेक्शन कमीशन में जाकर उनके एफिडेविट चेक किया तो उन्होंने वहाँ पर किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी थी कि जब भी आप चुनाव लड़ते हैं, वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जब भी इस तरह की आप चुनाव लड़ते हैं तो आपकी अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी, आपकी पत्नी की जानकारी, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में अपनी पत्नी का नाम डाला था, इसके पहले वो भी नाम नहीं डालते थे। 2002 के बाद इस चीज़ों को काफ़ी दबाव बना हुआ है राजनेताओं पर। जब भी आप चुनाव लड़ते हो तो आपको जो गवर्नमेंट के ड्यूज होते हैं या गवर्नमेंट का जो बकाया जो रकम होती है उसे आपको अपने एफिडेविट में उल्लेखित करने की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से या संजोग से सत्यपाल सिंह ने जानबूझकर उन पर जो 54,000 रुपये अमाउंट काफ़ी कम थी, उन्होंने उसका दर्ज करना भूल गए या जानबूझकर उन्होंने उसे दर्ज नहीं किया। जब हमने RTA से इन्फॉर्मेशन निकाली, सबसे पहले हमने लोकसभा अध्यक्ष को शिकायत की कि इस तरह के आपके सांसद महोदय हैं। हमने चुनाव आयोग को भी शिकायत की, इन्होंने गलत एफिडेविट करके चुनाव लड़ा है, इनकी सदस्यता रद्द की जाए और इनसे पैसा वसूला जाए। मामला 6 महीना चला। सत्यपाल सिंह तो पहले कह रहे थे कि ये सब बोगस है, मेरे पर इस तरह के कोई भी पैसे बकाया नहीं है, और 6 महीने के बाद जब मामला उग्र हुआ, मामले में ने काफ़ी अलग टर्न लिया, तब सत्यपाल सिंह के व्यक्ति ने आकर 54,000 रुपये कलेक्टर ऑफिस में चेक से अदा किए। एक सांसद जो है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि राजनेता बड़े होते हैं, कोई कानून से बड़ा नहीं होता है, कानून सबके लिए समान होता है। सिर्फ आपको उसका इस्तेमाल आना चाहिए और उसे परफेक्ट आपको उसकी जो खामियां हैं या उसने जो गलतियां किया है अगर आप उसको पकड़ते हैं तो कोई भी व्यक्ति कानून से बड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति नियम से बड़ा नहीं है। सत्यपाल सिंह ने वो पैसे भरे, अभी भी मामला शुरू है, हमारी शिकायत की जाँच हो रही है, और हमारी तो यही मांग है कि सत्यपाल सिंह की सदस्यता को रद्द किया जाए कि उन्होंने गलत हलफनामा दिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है, चुनाव आयोग ने जो नियम बनाए उसका उल्लंघन किया है। चुनाव आयोग ने हमें चिट्ठी लिखी कि आप खुद जाके कोर्ट में मामला दायर कीजिए, इतना तो समय हमारे पास नहीं है। तो हमने भारत सरकार के जरिए ही एक डिपार्टमेंट में उसकी जांच चल रही है, आज नहीं तो कल कभी न कभी तो उस पर कार्रवाई होगी। कार्रवाई होती है या नहीं होती, उससे अधिक जो अन्य सारे सांसद हैं, अन्य सारे जो MLA हैं, उन्हें भी डर लगा है कि अगर हमने चुनाव के हलफनामे में छोटी सी भी गलत जानकारी अगर दर्ज की तो हम परेशानी में आ सकते हैं, हमारा पद रद्द हो सकता है और हमें कहीं ना कहीं तो सामाजिक जो उसकी क्षति भी हो सकती है। इसका डर अभी हर एक राजनेताओं में इस सारे मामलों के बाद आ गया है। तो मेरा कहना है कि कोई भी चीज़ हम जब करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन से, कभी वो बेकार नहीं जाती। अगर आपने परफेक्टली उस चीज़ को निकाला या उसका अगर आपने फॉलोअप किया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो उसका रिजल्ट आता है। कई बार रिजल्ट 100% आता है, कई बार रिजल्ट 10% आता है, कई बार रिजल्ट आता भी नहीं है। तो इससे हमें मायूस नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक मोमेंट है। ऐसे मोमेंट में कई बार समय लगता है, हमारा समय भी खराब होता है और कई बार जान को भी खतरा होता है, मगर इससे डर के या इससे हम लोग पलायन नहीं कर सकते। क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए आज अलग अलग, जैसे भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 2 सालों में
1100 करोड़ रुपए सिर्फ अपने विज्ञापन पर खर्च किए हैं। ये जानकारी सिर्फ राइट टू इन्फॉर्मेशन की वजह से सामने आई। अगर राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि इतने सारे पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। मंगलयान पर भी इतने सारे पैसे खर्च नहीं होते जितनी नरेंद्र मोदी जी की यात्राओं पर खर्च हो चुकी है। हमारा इतना ही कहना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हर एक चीज़ की जानकारी आप निकाल सकते हैं। जैसे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हमने जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया कि गलत तरीके से बैंकॉक जाने वाले डांस ग्रुप को 8 लाख रुपए दिए थे अपने मुख्यमंत्री निधि से। जबकि मुख्यमंत्री का निधि जो होता है, जो प्राकृतिक आपदाओं में फंसे हुए लोगों के लिए होता है या जो बीमार लोगों के लिए होता है, हम या आप या कई सारे लोग चंदा निकाल कर या अपनी जेब से, अपने वेतन से मुख्यमंत्री निधि को पैसा इसलिए देते हैं कि उससे गरीबों का लाभ हो, कोई प्राकृतिक आपदाओं में फंसा हुआ व्यक्ति हो, उसे किस तरह से मदद की जाए, उसके लिए मुख्यमंत्री का फंड होता है। दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री जी ने 8 लाख रुपए एक ऐसे ग्रुप को दिए जो डांस करने के लिए बैंकॉक जा रहा था। हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन की चीज़ को सामने लाया, उसके बाद काफ़ी उस पर विवाद हुआ और 3 महीने के बाद डांस ग्रुप ने वो 8 लाख रुपए फिर एक बार मुख्यमंत्री निधि में जमा किए। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो इस तरह की चीज़ें, तो मुख्यमंत्री ने कहा था तो मेरा अधिकार है, मैं किसी को भी पैसे दे सकता हूँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मगर ऐसा नहीं है। ये जो पैसा है, भले ही आप राजा हो, मगर उस राजा किस तरह से पैसे खर्च करता है उस पर चेक रखने का, हर एक चीज़ को पूछने का और हर एक चीज़ को जानने का अधिकार राज्य की जनता को है। इस मोमेंट की वजह से 8 लाख रुपए फिर एक बार मुख्यमंत्री फंड में आ गए। अरे कहीं ना कहीं तो अगर आरटीआई का सही इस्तेमाल करते हो, सकारात्मक इस्तेमाल करते हो, तो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई सत्यपाल सिंह जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, उन्हें झुकना ही पड़ता है, कोई नियम से बढ़कर कोई भी नहीं है। राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर अभी अलग अलग प्रावधान हो रहे हैं। केंद्र सरकार भी चाहती है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में किस तरह से उसकी छटाई हो। लोग ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, ज़्यादा सवाल पूछने से सरकार एक्सपोज होती है और कई बार ऐसे सवालों के जवाब भी दिए नहीं जाते हैं। तो कई बार हमें फर्स्ट अपील में जाना पड़ता है, कई बार हमें सेकेंड अपील में जाना पड़ता है और हर एक अधिकारी को पता है कि फर्स्ट अपील में समय लगता है, सेकेंड अपील में उससे भी अधिक समय लगता है। उसके लिए जानबूझकर कई बार जानकारी नहीं देते हैं। लेकिन इसके लिए भी अलग अलग अगर आपने प्रयोग किए, आपने किसी चीज़ की जानकारी मांगी और उन्होंने आपको जानकारी नहीं दी, आप फर्स्ट अपील में चले गए। फर्स्ट अपील आने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है और अपील होने के बाद जो अधिकारी होता है वो आदेश देने में और 2 महीने लेता है। तो उसके तुलना में आप फर्स्ट अपील भी कीजिए और उसके अलावा आप फिर एक बार उसी चीज़ को अलग ढंग से फिर एक बार पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को पूछ लीजिए, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में अधिकारी 2-3 साल में उसका तबादला होता है। पहले के अधिकारी ने आपको जानकारी नहीं दी जिसके लिए आप उसके खिलाफ फर्स्ट अपील में गए या सेकेंड अपील में गए। अगर आपका अधिकारी का तबादला हुआ है या उस जगह पर कोई दूसरा अधिकारी आया है तो आप उस सारी जो प्रक्रिया उससे बचने के लिए आप फिर एक बार नया एप्लीकेशन करके वो जानकारी को फिर एक बार मंगा सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी फर्स्ट और सेकेंड अपील की सुनवाई होने के पहले ही नया अधिकारी आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है, यानी आपको नए नए प्रयोग करने की आवश्यकता है। कि सरकार, जो सरकार में बैठे हुए अधिकारी या जो पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए अधिकारी, वो चाहते नहीं हैं कि लोग अधिक से अधिक राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। कि जितना इसका इस्तेमाल हो रहा है उतने सरकार की पोल खुलती जा रही है। उनका जो भ्रष्टाचार है, वो जो धांधली करते हैं या अलग अलग तरीके से जो मैनिपुलेट करने का काम सरकार में बैठ के अधिकारी करते हैं, कहीं ना कहीं तो उनकी पोल दिन ब दिन खुलते जा रही है। उसके लिए कहीं ना कहीं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को दबाने का, कुचलने का और समय समय में उसमें प्रावधान करके उसे और निस्तेज करने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है। पत्रकारों से मेरी यही गुजारिश है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल आप अपनी न्यूज़ के लिए या जब भी आप सालाना कोई रिव्यू बनाते हो, तो महानगर पालिका हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, तो उसमें अलग अलग इतने विषय हैं कि आप काम करेंगे तो आपको 365 दिन कम पड़ेंगे। क्योंकि आज मैं खुद जब मुंबई जैसे शहर में बैठकर मैं केंद्र में भी आरटीआई की अर्जी करता हूँ, राज्य में भी करता हूँ, अलग अलग राज्यों में भी हम एप्लीकेशन करते हैं, राज्य के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में करते हैं, तो हमें इतना हम बिजी हो जाते हैं कि हमें दूसरा काम करने के लिए समय नहीं मिलता है। तो इसी के लिए आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए अलग अलग एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है। और कई बार कुछ जानकारी आपके काम की भी नहीं होती है, मगर आप एप्लीकेशन करने के बाद आपका नॉलेज बढ़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने के चलते आपका अधिकारियों से भी संबंध प्रस्तावित होते हैं। क्योंकि कई बार अधिकारी आपको जानता नहीं है, अगर आपने एप्लीकेशन के जरिए आपने 1 और 2 बार उससे मुलाकात की तो निश्चित तौर पर उसकी आपकी जान पहचान बढ़ेगी। और कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी सामने से कहता है, अरे भाई साहब आरटीआई मत डालिए, आपको जो जानकारी चाहिए मैं आपको फ़ोन पर दे देता हूँ। यानी आपका जो काम होता है, जो न्यूज़ एंगल से आपका काम करने के लिए कि आपको आरटीआई भी
पहले आप 2-4 महीने या 6 महीने अगर फॉलोअप करके कायदे से उसका अगर फॉलोअप करते हैं तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को भी डर लगता है कि अधिकारी सामने से आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, अरे भाई साहब आप कभी भी आइए, तो वो जो चाहिए हम रिकॉर्ड ले जाइए, कि जो चीज़ें आपको राइटिंग में देने वाला है वो चीज़ें उसके पास पहले से उपलब्ध होती है, मगर वो कई बार जानबूझकर या कई बार डर के मारे कि मीडिया में खबर आने के बाद क्या होगा, उसके लिए कई बार जानकारी हमें नहीं देता है। अगर एक बार आपने इसके आपसे संबंध बन जाएंगे तो राइट टू इन्फॉर्मेशन करने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन से पत्रकार अपनी खबरों को भी सशक्त कर सकता है। और कई बार हम जब कुछ सारी चीज़ें प्रकाशित करते हैं तो कई बार हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, कई बार सामने वाला हमारे पर मानहानि का दावा करता है या किसी खबर को लेकर चुनौती देता है, तो ऐसे वक्त में जो चीज़ें आपने प्रकाशित की है अगर वो चीज़ें सही हो, आपने पुलिस के रिकॉर्ड से या महानगर पालिका के रिकॉर्ड से वो चीज़ों को लिया है, तो उसे आप कोर्ट में भी साबित करने के लिए या अपनी पक्ष रखने के लिए आप राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप मंगा सकते हो, ताकि कोर्ट में आपका पक्ष मजबूती से रखा जाए और कोर्ट में जो सामने वाले ने जो चुनौती दी है, जो आप पर मानहानि का दावा किया है, वो मानहानि का दावा वहाँ पर निरस्त हो। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से आप अपने अखबार के लिए, अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कई बार खबरें लिखते वक्त हमारे से गलतियाँ होती हैं, कई बार हम सोर्स के गलत सूचनाओं के आधार पर भी खबरें प्रकाशित करते हैं, तो जिन चीज़ों में आपको लगता है कि ये चीज़ें सही हैं, सोर्स ने हमें खबर सही दी है या जो हमने खबर लिखी है वो सही है, तो आपको कभी किसी ने चैलेंज दिया तो राइट टू इन्फॉर्मेशन से जो खबरें आपने लिखी है उसकी पुष्टि करने के लिए या उसके पक्ष में सबूत इकट्ठा करने के लिए आप अलग अलग डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके आप कोर्ट में भी पेश कर सकते हो, क्योंकि कोर्ट ने भी माना है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो भी जानकारी दी जाती है वो सही होती है, उसे सही मानना चाहिए। तो निश्चित तौर पर मेरी गुजारिश है कि हमने अभी छोटा सा लेक्चर लिया है, समय की कमी है, मगर हर एक व्यक्ति ने अगर अपने अपने महापालिका में या पुलिस डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से RTI की एक अर्जी की, निश्चित तौर पर आपको शुरुआती दौर में तकलीफ होगी, कई बार आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, मगर आपने 1 से 2 या 3-4 बार उसका अगर प्रयास किया, उसका अभ्यास किया, तो निश्चित तौर पर आप भी पालघर में या अन्य इलाकों में जाकर राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेकर तो लोगों में जनजागरण कर सकते हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे उसको पंजीकृत किया जाए, कैसे उसे इन्फॉर्मेशन ली जाए, उस पर आप लोगों को भी मार्गदर्शन कर सकते हो। तो हर एक व्यक्ति ने निश्चित तौर पर एक तो RTI की अर्जी करनी चाहिए, ताकि आपको भी पता चलेगा कि RTI क्या है, क्योंकि जितना हम आपसे बात कर रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं, उससे तुलना में अगर आपने प्रैक्टिकल तौर पर एक एप्लीकेशन करने की शुरुआत की, कई सारे लोग पहले से RTI का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं और उन्होंने उसका इस्तेमाल करने की शुरुआत की, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा। और अगर आगे लगा अर्जी तो 2 से 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जो लोग एप्लीकेशन करेंगे उसे क्या जवाब आता है, आगे क्या करना चाहिए, उस पर भी हम लोग और एक कार्यशाला ले सकते हैं, ताकि जिन लोगों ने RTI का इस्तेमाल किया उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही है या आपको आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर हम 2 से 3 महीने के बाद फिर एक बार फिर बैठ के उस पर और आगे किस तरह से काम करना चाहिए, कैसे उसको फॉलो करना चाहिए, उस पर भी हम आगे उसका अध्ययन करके उसमें कहीं ना कहीं तो अलग से एक आंदोलन छेड़ने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद। संस्था अध्यक्ष राज शर्मा ने इस तरह के प्रशिक्षण शिविर की निरंतर आवश्यकता पर जोर दिया। सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत कार्यालय में पुष्पगुच्छ देकर किया गया तथा अनिल गलगली, आफ्ताब आलम एवं सहयोगियों ने भी उपस्थित सभी पत्रकारों को पुष्प देकर सम्मानित किया। आए हुए अतिथियों ने संस्था के अध्यक्ष और पदाधिकारियों को आयोजन के उपरांत बधाई दी। थोड़े से समय में RTI से संबंधित सारी जानकारी सर ने यहाँ पे दे दी और ये भी हमें आश्वासन दे दिया कि अगर इस समय इस विषय से संबंधित कोई समस्या हो, कोई अपीली अधिकारी न सुन रहा हो, तो आगे क्या करना है उसके बारे में भी यहाँ बताया जाएगा और मतलब सर ने रास्ता खोल दिया, सर दोबारा आएंगे, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। अब मैं आफ्ताब आलम जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा 2 शब्द इस प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे कहें। और पत्रकारिता कोर्स के विषय में तो सभी जानते ही हैं, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे जितने भी सारे हैं कोई एक ऐसा यहाँ पे अछूता होगा जो पत्रकारिता कोर्स के विषय में न जानता हो। कई हो सकता है नाम चेंज करें, फ़ोन नंबर चेंज करें, इस विषय पे इनको क्या करना चाहिए सर, आप थोड़ी सी इनके जानकारी। धन्यवाद राज जी। सबसे पहले तो मैं भाई क्राइम रिपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन को मैं जो है मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस तरह का कार्यशाला सूचना का अधिकार नियम पे रखा
और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इसी तरह आपके एसोसिएशन की तरफ से आपके जो भी ग्रुप के लोग हैं या पत्रकार हैं यहाँ इसी तरह से एजुकेशनल सेमिनार करें, भले ही 6 महीने में 1 साल में, लेकिन करें तो बहुत अच्छा होगा। हमको काफ़ी जानकारी मिलती है, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो सुनने के बाद में जो हम पढ़ेंगे 1 महीने में वो यहाँ पे आधे घंटे में जो सुन लेते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा हम लोग को काफ़ी होगा। और एक चीज़, जैसा कि हम सभी जानते हैं, पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन ये आरटीआई आने के बाद में अब जो है आपकी जिम्मेदारी अब और ज़्यादा बढ़ गई है। पत्रकारिता या पत्रकार की जिम्मेदारी सिर्फ खबर लिखने तक मतलब नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि भाई समाज को हम न्याय दिलाने में और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या भूमिका निभा सकते हैं, वो ये सूचना का अधिकार लेके आप बहुत सारे काम कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। बस ये है कि हम उसको सकारात्मक रूप से ज़्यादा देखें, नकारात्मक वे में न जाए, सकारात्मक रूप से कि हम समाज का विकास कितना अच्छे से अच्छा करवा सकते हैं सूचना के अधिकार के माध्यम से। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हूँ, क्योंकि आज का जो मुख्य वो था वो अनिल जी का था। अनिल जी इस पर माहिर हैं, हमको इसमें ज़्यादा बहुत नहीं है, हम तो सुनते हैं और हम उसी पे बोल देंगे। बस एक ये है कि इस तरह का सेमिनार जो है आप हमेशा करते रहें, जारी रहे, है ना। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं, अगले सेमिनार में कुछ और लोग आ जाएंगे, तो समय कम है। और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि पत्रकारिता कोश का हमारा यही मकसद है कि भाई हम पिछले 16 साल से पब्लिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों का जिनका भी अगर नाम है तो अगर उसमें कुछ चेंज है तो हमको बाद में बता दीजिए। अगर जिनका नाम नहीं भी है तो उसमें ऐड करने के लिए आप नाम अपना भेज सकते हैं, विजिटिंग कार्ड दे सकते हैं, ईमेल से भेज सकते हैं। या राज शर्मा जी के यहाँ से तो हमेशा आपका अपडेट होता रहता है, कुछ अगर छूट गए हो तो आप उनके पास में दीजिएगा। क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने इस तरह का कदम उठाया है, ये बहुत ही अच्छा कदम है। इससे जो पत्रकारों को जो समझ मिलेगा, राह मिलेगा आगे बढ़ने में, अपनी रिपोर्टिंग को मजबूत तरह से रखने में। इस तरह आरटीआई किया जाता है, इन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और इस तरह का प्रोग्राम हमेशा होता रहना चाहिए। ये कदम बहुत ही अच्छा कदम है, मैं आपको स्पेशली मुबारकबाद देता हूँ। राज जी को पहले बहुत बहुत बधाई और क्राइम रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन को बधाई। तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं तो ये समाज के वो प्रहरी हैं जो हर समय काम करते रहते हैं, समाज के मुद्दे को करते रहते हैं। इनके जो हथियार थे उनको धार करने के लिए अनिल गलगली जी को बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गलगली जी ने जो गागर में सागर भर के बताया, मुझे लगता है कि इतना अध्ययन करने के लिए अगर हम कहीं पढ़ने जाते तो 1 साल लग जाता। तो जो कैप्सूल स्टडी आज हुआ है, ये कैप्सूल स्टडी आपके अंदर ये एनर्जी कैप्सूल है और ये 6 महीने साल भर चलेगा। फिर 6 महीने बाद फिर उन्होंने बोला दोबारा कैप्सूल देने वो मौका नहीं देंगे, दूसरे महीने बुला लेंगे हम। ये जो रेगुलर डॉक्टर और दवाई आपको मिली है, ये लगातार बनी रही, हमारी शुभकामना है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इनके सहयोग से और इनके गाइडेंस से हमने एक आरटीआई वर्कशॉप अपने ऑफिस में किया था। और आपको मालूम होगा कि केंद्रीय सरकार ने एक पीजी पोर्टल करके चालू किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनसुनवाई करके सिमिलर पैटर्न पे चालू किया है। तो इनके ही गाइडेंस से मैंने 2 आरटीआई डाला। आरटीआई से क्या होता है, आपको सूचना भी मिलती है और कई बार अगर आप सवाल नहीं पूछते तो सामने वाला क्या होता है, थोड़ा लेजी हो जाता है। अगर हम अपने बच्चे से सवाल नहीं पूछेंगे तो पढ़ना बंद कर देता है, उसी तरह से अगर आप सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो लेजी हो जाता है। तो पीजी पोर्टल पे क्या हो रहा था कि आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो 9 महीने में जवाब आता है, 10 महीने में जवाब, बड़ा लेजीपन था जवाब में। और जन सुनवाई पे भी उधर से आईएएस ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं, लेकिन वो भी जवाब देने में 2-3 महीना। मैंने एक आरटीआई डाला कि जब से पीजी पोर्टल चालू हुआ है तब से कितनी शिकायतें दर्ज हुई, कितनी शिकायतें का निपटान हुआ, और जिन शिकायतों का निपटान नहीं हुआ उसका more than 1 year, more than 2 year, more than 3 year का मेरे को एक टेबल बना के दो। तो उस मेरे पास सूचना आई, उस सूचना के आने के 1 महीना के बाद पता चला पीजी पोर्टल का निपटान चालू हो गया। उनको लग गया कि कोई सवाल पूछ रहा है, यानी अब हम पीजी पोर्टल पे 9 महीने तक जो है इंतजार नहीं हो, वो घट के 2-3 महीना हो गया। बाद में वो दैनिक जागरण में खबर छपी भी, लेकिन मेरा मतलब मीडिया का नहीं था। मेरा क्या था, जो बंदा बैठा था पीजी पोर्टल में उसको हिलाने का था तो हिल गया, तो 9 महीना 12 महीना था, 3 महीना हो गया। ऐसे जन सुनवाई पोर्टल का मैंने यूपी में मांगा,
उसने भी पूरा डिटेल से एज वाइज निकाल के दिया। उसका असर ये हुआ कि 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया है, और उनकी सैलरी सस्पेंड नहीं किया, सैलरी रोकी है, जिन्होंने ग्रीवेंस रिड्रेसल में ज़्यादा वक्त लिया या नहीं जवाब दिया। कई बार इसका इस्तेमाल हम सामने वाले को हिलाने के लिए भी कर सकते हैं जो सो रहा है। तो जिस तरह से इन्होंने बताया, हमारे ख्याल से उसका इस्तेमाल आप लोग अपने नाला सोपारा या देश के किसी मुद्दे पे भी कर सकते हैं और समाज को जगा सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। आपने बहुत मनोबल बढ़ाया, सूचना के अधिकार के बारे में तो बताया, लेकिन ये भी बता दें कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जा रहा है और कहाँ कहाँ पे सरकार के पोस्ट फाख्ता हो रहे हैं। चलो अच्छी बात है। और पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि दौड़ती भागती ज़िंदगी में आपने अपना बेहद कीमती समय निकाला है, और निकालना भी चाहिए, सब्जेक्ट ही ऐसा था। दूसरा, आपको एक बात बता दूँ, पत्रकार है, पत्रकारिता की बात नहीं करेंगे तो समझो हमने कुछ भी नहीं किया। आज वास्तविकता में नैतिक पत्रकारिता जो है उसकी आवश्यकता है, और एक पत्रकार जो है पहले वो समाज सेवक है। आरटीआई का जो भी प्रयोग किया जाए समाज और राष्ट्र के हित में किया जाए, इतनी मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ। इसके विषय में जो भी गहन जानकारी आपको चाहिए, अनिल गलगली जी का आप नंबर ले सकते हो। आपको मुझे माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं, आप सही काम कर रहे हो, अनिल गलगली जी आपको रिप्लाई करेंगे, इसके लिए किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। क्यों सर, सही कह सकता हूँ? ठीक है। इसके साथ ही नई बात है, पत्रकारिता के स्वच्छ विकास के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। हम किसी से कुछ उम्मीद ना करें कि पत्रकारिता का ऐसा विकास होगा, वैसा विकास होगा, दूसरे पत्रकारों से हम कुछ उम्मीद करें, उस सब बात को छोड़ दीजिए। हम पहले अपने आप को सुधारें, दूसरा अपना आप सुधरेगा। ये जो हमारे हाथ में सशक्त कानून है, सूचना का अधिकार, इसका जो प्रयोग करने जा रहे हैं, हम कभी किसी भी स्वार्थपूर्ण नीति के लिए इस कानून का प्रयोग न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।